हेलो एवरीवन, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन सैटेलाइट पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा लाइट के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। ओके, सो आप लोगों ने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, यू हैड स्टडी this in your previous classes, that light is a form of energy which give us sensation of vision, जो हम लोगों को देखने का शक्ति प्रदान करता है या दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ये हम लोग बोल सकते हैं लाइट के बारे में। तो ये फेनोमिना है रिफ्लेक्शन का, हम लोग जो देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन का है। एक ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखेंगे लाइट का तो वो है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में एक मिरर है, एक साइड पॉलिश्ड है, ओपेक मीडियम है, रे ऑफ लाइट, when a ray of light coming this side strike in this plane surface, it will return to the same medium. So this is called reflection. Okay, so I will not discuss today about reflection, I will discuss about refraction. Okay, so what is refraction, how refraction takes place? Okay, so let's study. So reflection is a phenomena which occurs in an opaque medium. Opaque medium मतलब जहाँ the medium from which light cannot pass through. Okay, जहाँ से लाइट एक साइड से दूसरे साइड पास नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए रिफ्रैक्शन के बारे में अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड इंटर्ड इनटू अनदर मीडियम, it deviates from its own path. This phenomena of light is called refraction of light. ठीक है, कहने का मतलब अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो when a ray of light coming from one medium, मतलब कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है या आता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। ठीक है, और इसी फेनोमिना को, लाइट के इसी फेनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब अगर ये देखेंगे, ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है, एक रे ऑफ लाइट चलिए मानते हैं कि ऐसा आता है, ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इफ देयर इज नो डिविएशन, अगर ये डिविएट नहीं होता तो ये इसी रास्ते में चले जाता। लेकिन मैंने क्या कहा, ये डिविएट हो सकता है, या तो इधर डिविएट होगा या तो इधर डिविएट होगा। Okay, so when a ray of light coming from one medium to another medium, it deviates from its own path, either that side or that side. So this phenomena of light is called refraction of light. Okay, now refraction, now अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये कब इधर डिविएट होगा, कब इधर डिविएट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक अगर हम नॉर्मल डालेंगे इस प्लेन सरफेस पे तो एक डिविएशन टुवार्ड्स नॉर्मल दिख रहा है, एक डिविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, तो कब टुवार्ड्स नॉर्मल यानी कि कब नॉर्मल की ओर डिविएट करेगा, कब नॉर्मल से दूर डिविएट करेगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्यों एक रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करने पर वो अपने रास्ते से डिविएट हो जाता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है
रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्यों है, अगर रिफ्रैक्शन होता है तो इसके पीछे का क्या रीज़न है ना। तो सबसे अगर अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रीजन की बात करें हम, तो जाहिर सी बात है, अगर दो डिफरेंट मीडियम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मीडियम 1 को M1 ले लिए हैं एंड मीडियम 2 को M2 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड जो है अलग अलग होगा, है ना। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में स्पीड का लाइट अलग अलग होता है। तो उसी कारण से ये इसके जो रे ऑफ लाइट हैं वो डिविएट्स होते हैं। रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे। तो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की ओर डिविएट हो रहा है या नॉर्मल से दूर डिविएट हो रहा है। तो वो कब नॉर्मल की ओर डिविएट होगा और कब नॉर्मल से दूर डिविएट होगा, तो जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा तो वो डिविएट होगा नॉर्मल से दूर, और जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा एक मीडियम से, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आया, तो अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, सो जब रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 गया और स्पीड ऑफ लाइट इसमें बढ़ गया, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर डिविएट कर जाएगा, इट डिविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 एंड इन मीडियम 2 द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, देन इट विल डिविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जाना कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम चेंज करता है रे ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसी से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, आई विल टेक 2 मीडियम, डिफरेंट मीडियम। सो सपोज दैट दिस मीडियम इज एयर एंड दिस मीडियम इज ग्लास। ओके, मैंने यहाँ 2 मीडियम लिया है, एक एयर एक ग्लास। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब एक रे ऑफ लाइट इधर से इधर आता है, यानी कि एयर से ग्लास में इंटर करता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दैट मीडियम, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर to glass, so at first we have to draw a normal in this plane surface, so this is the normal. So when a ray of light coming from rarer to denser medium, it will deviates towards normal, यानी कि ये इस जगह पे ना जाके ये थोड़ा सा इधर नॉर्मल की ओर डिविएट कर जाता है। ठीक है, सो ये पहला कंडीशन हो गया। अब एक दूसरा कंडीशन में अगर हम लोग लेते हैं, एक दूसरा कंडीशन, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये ग्लास है ये एयर है। अब क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रहा था, अब दूसरे कंडीशन में डेंसर से रेयर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं, तो जैसे कि ये मेरा इधर से जा रहा है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ a normal line, so this is the denser medium and this is the rarer medium. So when ray of light coming from denser to rarer medium, okay, so what will happen, it will deviate away from normal, just like that. Okay, so this is the first case, this is the second case. What is the first case, when a ray of light coming from rarer medium to denser medium, it will deviate towards normal. Now second case, when a ray of light coming from denser to rarer medium, it will deviate away from normal. These are the 2 conditions in which light bends. Okay, so now important term, what is important term, so the important term are, this is the IR, it means incident ray, this ray is called refracted ray, this is the angle of incidence and this will be the angle of refraction. The angle between normal and incident ray is called angle of incidence. The angle between normal and refracted ray is called refracted angle और angle of refraction. सो ये जानकारी हो गई। अब और एक
हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में, लास्ट क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो यहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका भी कुछ लॉज है। तो वो लॉज क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इस वीडियो में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देयर आर टू लॉज, दो लॉ है। पहला लॉ देखिए क्या बोल रहा है। पहला लॉ जो है वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, आर आर मीन्स रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. So incident ray, refracted ray and normal all lies in the same plane. कैसे बोलेंगे सेम प्लेन में है, तो जैसे कि लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि अगर ये इंसिडेंट रे है, ये आई आर, ये नॉर्मल है, ये मान लेते हैं इधर डिविएट हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। कैन यू सी दिस, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट लॉ, एंड द फर्स्ट लॉ इज सेम एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Is that clear? Now come to the second point. What is the second point? The second rule is that the ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction. चलिए हम इसको लिखते हैं, the ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction. तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, sine angle of incidence बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही तो रेशियो हो गया, एंड विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट? ओके, सो वी हैव टू टेक दिस कांस्टेंट एज म्यू. As mu, we have to take this constant as mu. It means we can write here sin I by sin R is equal to mu. Mu is a constant and this mu is known as refractive index of the medium. Is that clear? ये है मेरा दूसरा लॉ. दूसरा लॉ में क्या बताया गया कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का रेशियो जो है एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा? वो म्यू होगा. ये सिंबल को हम लोग म्यू पढ़ते हैं, एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंटेड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया मेरा दूसरा लॉ. अब हम लोग पढ़ेंगे कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दिए हुए मीडियम का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं. और यदि आपको दो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट आपको पता हो तो उस कंडीशन में भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. तो यहाँ मैंने एक सेकेंड लॉ में बताया कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड द सेकेंड फॉर्मूला by which speed of light in a medium. So what is the
formula of this. So refractive index is equal to velocity of light in air or vacuum by velocity of light in given medium. Okay, so velocity of light in air or vacuum represented by c, okay, and by velocity of light on a given medium represented by b. So this is the formula. Okay, it means suppose that if you want to find out refractive index of glass, so what will be the formula? Velocity of light in air or vacuum, which is represented by c, by velocity of light in glass. This will be the formula. Now suppose that if you want to find out velocity of light, refractive index of water, then what will you write? You can write here c by, it means velocity of light in air or vacuum by velocity of light in water. Okay, so this is the equation number 1 and this will be the equation number 2. Okay, so these are the refractive index, individually refractive index of individual medium. It means refractive index of glass, this one, refractive index of water, that one. Now if you want to find out refractive index of glass with respect to water, so how can you find out refractive index of glass with respect to water? How can you find out? So this will be done by this. This will be done by this. It means whenever you will divide equation 1 from equation 2, you will get what? Refractive index of glass divided by refractive index of water. And here C by Vg divided by C by Vw, just like that. I am erasing this one, and after that further solving we get this one mu G by mu W. It means refractive index of glass by refractive index of water is equal to C by Vg into Vw by C. This is cancel. Is that clear? So right now you can write this one, refractive index of glass with respect to water is equal to velocity of water by velocity of glass. Okay, this will be the formula by which you can find out the refractive index of the given medium to the respect to another medium. It means refractive index of glass with respect to water. So this will be the formula. Clear? So this is all about refractive index. चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. V, lambda and f. V is the velocity of wave, and here lambda is the wavelength, and f will be the frequency of the wave, So किस वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? Here we are talking about light wave. Light is also a form of wave. Okay, so that's why we are talking about velocity, lambda and frequency. So what is the relationship between frequency, velocity of wave, wavelength of wave and frequency of wave? So velocity is equal to, in normal, velocity is equal to what? Distance traveled by the object and by time. Is that clear? So here lambda is taken as distance, because lambda it means wavelength, and wavelength, the length of the wave is called wavelength. It means how much distance the wave traveled, that one is the wavelength. That's why here wavelength, it means lambda taken as distance. Okay, so the velocity is v,
you can write here v is equal to distance. What is the distance? Distance is lambda by t. Now again can you write here lambda into 1 by t. Is that clear? And one new formula, the frequency is represented by 1 by t. It means frequency is equal to 1 by t. So in place of 1 by t can we write f? So v is equal to lambda f. Is that clear? So this is the relationship between velocity, wavelength and frequency. Again if you will write lambda in terms of lambda, it will become v by f. So this is the relationship between velocity, lambda, it means wavelength, and frequency. Is that clear? This is all about the relationship between velocity, lambda and frequency. Okay. हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ टू मीडियम. इज दैट क्लियर? यानी कि अगर दो मीडियम लेते हैं तो एक मीडियम चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एयर, ठीक है, और एक मीडियम चलिए ले लेते हैं ग्लास, ठीक है. सो एयर और ग्लास. सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टेकन एज सी, यू नो दैट, एंड सपोज दैट wavelength will be lambda. Here velocity of light taken as velocity of light in glass, just like that. Here lambda is taken as lambda dash. Okay, now frequency f, and here also f. So why these two things are different for two different medium? Why frequency will be same? So this is so because frequency does not depends upon the medium. It's only depends upon the source of light or source of wave where it comes from. Is that clear? Frequency depends upon the source. That's why here frequency is f, and same as in glass. In the other medium the frequency will be same, because what is the source of light? Suppose that sun, and sun is the same source of light. That's why you can say that frequency will be same. So just a moment before we had study about the relationship between frequency, lambda and velocity, and which is f is equal to c lambda, which is f is equal to c by lambda. Okay, so that side if you will write the relationship between the frequency c and lambda, so you can write here f is equal to c lambda, and that side f is equal to velocity of glass by lambda dash. This will be the relationship between these two medium. Now I am saying here frequency will be same. So can we equate this? Suppose that this is the equation 1, this is the equation 2. So you can write here from equation 1 and 2 we get c by lambda is equal to vg by lambda dash. Is that clear? Now if you will find out the value of lambda dash, is that clear? The value of lambda dash. So what will we get? Okay, so cross multiplying there, so lambda dash is equal to vg lambda by c. Okay, so this is the relationship between lambda dash, velocity of another medium, velocity of light in air, into wavelength of light in air. Okay, now if I will give you a formula, I am erasing this one. If I will give you a formula, that one is refractive index of any medium, and which is c by v, but here it is written as v by c. So if you will take reciprocal this one, so 1 by mu is equal to v by c, you can write here. Okay, so v by c, in place of v by c we can write 1 by mu. So v by c, so in place of v by c we can write here 1 by mu. So lambda dash, here we can write lambda dash is equal to, here you can write here 1 by mu. Which mu? Refractive index of glass. That's why you can write here lambda. So this is the relationship between wavelength and refractive index. So
two wavelengths are directly proportional but refractive index are inversely proportional. So this is the relationship between wavelength of two medium. Okay, so refractive index depends upon in which factors, let's talk about. Okay, so number one, refractive index depends upon the nature of medium. Nature of medium. Okay, nature of medium. So if in any medium speed of light is more, refractive index is less. Okay, speed of light in the medium is more, refractive index is less. Okay, same as vice versa, you can write here speed of light less, refractive index will be more. It means directly not, it is inversely proportional to each other. Is that clear? Why? If speed of light, nature of medium is rarer, speed of light is greater, then refractive index is less, just like that. Now number two, physical condition. Number two, physical condition. Physical condition such as temperature. So if temperature increases, temperature suppose that increases, what will happen? The density of the medium decreases. So density of the medium what? Decreases. Is that clear? Now if temperature increases, density decreases, and when density decreases, so velocity of light on that given medium is increases. Is that clear? टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में बढ़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में बढ़ेगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। क्लियर है? उसी तरह अगर टेम्परेचर घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो ये दो कंडीशन है। तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरा कंडीशन है द कलर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर और वेव लेंथ ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन color and wavelength of light. The third point we will discuss wavelength. So if I will write the VIP GUR, okay, V for violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So the wavelength of violet color, wavelength of violet color is minimum, and wavelength of red color is what? Maximum. Okay, and minimum wavelength, you can write here speed in other medium, not in air or vacuum. Maximum wavelength, so maximum speed. Is that clear? So red has maximum wavelength, so speed will be also maximum, and violet has minimum wavelength, so the speed will be minimum. And just in the first and the second factor that we had discussed just a moment before, हम लोगों ने just अभी तुरंत उसको डिस्कस किया है, उसमें यही था कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो रेड लाइट का स्पीड ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम। और इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम। ओके, तो कैसा लगा?
अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक छोटा सा बस 2 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट करने में, बस एक और देख लेंगे कि रिफ्रैक्शन जो होगा वो ग्लास स्लेब से कैसे होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। ओके, रिफ्रैक्शन through a glass slab. Okay, so if I will draw a glass slab just like that here, अगर ये ग्लास स्लेब है, अगर let us suppose this one is a glass slab, तो what is this medium, ये मीडियम क्या हो गया मेरा, ग्लास का हो गया, यहाँ पे मेरा एयर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, और एयर जो है वो रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम, एयर रेयर मीडियम। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर टू glass, one refraction takes place. Again when this ray of light coming out from there, so one refraction also takes place. So you can say that there are 2 refraction takes place through a glass slab. Is that clear? So how it occurs, we have to know about this. Okay, so if you will take this 1 glass of water, so refraction also takes place here also. If you will put a pencil or a pen inside this what, inside this glass, so you can see here little bit it bends, it looks like bent here till here, here little bit you can see there a bend is there, just like that. Okay, so why this is happen, this is also a phenomena of refraction which is takes place through this glass and water. Is that clear? So this is also an example, this is also an example of refraction. इस ग्लास से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये पेन जो है आपको हल्का सा मुड़ा हुआ दिख रहा होगा, आप अगर इसको देख सकते हैं, बहुत नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से जो है ये रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है जिसको आप देख के समझ सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इस ग्लास स्लेब में जो है रिफ्रैक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट एयर से आया, तो पहली बात हम लोगों को यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, क्या होगा, ये नॉर्मल की ओर डिविएट करेगा, इट डिविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल जस्ट लाइक दैट। ओके, अब देखिए ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे, और ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब फिर से यहाँ पे ये यहाँ से बाहर आएगा, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस आएगा, तो फिर से हम एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या होगा, डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये डिविएट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जस्ट लाइक ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मुड़ा, फिर हल्का मुड़ा, फिर यहाँ हल्का मुड़ा, तो इस तरीके से जो है एक ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन होता है। अगर आप इफ यू विल प्रोड्यूस दिस लाइन फर्दर, so you can observe here these two lines are parallel to each other. So the distance between these two lines, this is the emergence ray or angle of emergence ray, and this distance is called lateral displacement. Lateral displacement. Okay. अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? ग्लास स्लेब का थिकनेस, मीडियम के थिकनेस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। कम रहेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो यह आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग और ढेर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे।